राधिका अपने घर से 50 मीटर दक्षिण की ओर जाती है, फिर वह बाएं मुड़ती है और 20 मीटर चलती है। अब वह उत्तर की ओर मुड़ती है और 30 मीटर चलती है। अब वह पुनः अपने घर की ओर जाती है। वह किस दिशा में चल रही है? ठीक है, क्या बोला है? गोइंग 50 मीटर्स टू साउथ, ये पॉइंट था। यहां से बोला 50 मीटर्स साउथ में चला। ठीक है राधिका। फिर उसके बाद राधिका टर्न्स लेफ्ट एंड गोज अनदर 20 मीटर, वो लेफ्ट में मुड़ी और अनदर 20 मीटर का डिस्टेंस उसने कवर किया। देन टर्निंग टू नॉर्थ शी गोज 30 मीटर, अब वो नॉर्थ की तरफ मूव की और 30 मीटर का डिस्टेंस उसने कवर किया। ठीक है, शी गोज देन टर्निंग टू नॉर्थ शी गोज 30 मीटर एंड देन स्टार्ट्स वॉकिंग टू हर हाउस। अब ये ठीक है, ये राधिका का घर था, यहां पर चलना उसने घर से चालू किया था। तब बोला गया है कि वह किस दिशा में चल रही है, इन विच डायरेक्शन इज शी वॉकिंग नाउ। तो ये हमारा एंड पॉइंट आ गया। उसका घर कहाँ है? यहां से इस डायरेक्शन में है उसका घर, वो इस डायरेक्शन में जाएगी। ये डायरेक्शन कौन सा है बस ये बताना है। तो ये डायरेक्शन ना ही नॉर्थ है और ना ही वेस्ट है, इन दोनों के बीच का पॉइंट है। अगर मैं इसको ऐसा इमेजिन करूं तो ये मेरा नॉर्थ है, ये मेरा वेस्ट है, और ये डायरेक्शन क्या होगा मेरा? नॉर्थ वेस्ट। ना ही वो नॉर्थ में जा रही है एग्जैक्टली, ना ही वो एग्जैक्टली वेस्ट में जा रही है, वो उन दोनों के बीच में। देखो 45 डिग्रीज जैसा टर्न दिख रहा है मुझे, वो 45 डिग्रीज के पाथ पे मूव कर रही है। तो वो कहाँ चल रही है? अपने घर की ओर। मतलब उसका जो घर है वो उसके अंतिम बिंदु से नॉर्थ वेस्ट की तरफ है, मतलब उत्तर पश्चिम की ओर वह चल रही है। ठीक है, इमेजिन करके भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, बट डिस्टेंस दिया था तो हम ड्रॉ भी कर सकते हैं। कई बार डिस्टेंस जो मैंने आपको बताया था कि अगर हम गलत बना देंगे भाई, 50 मीटर और 30 मीटर को अगर हम गलत ड्रॉ कर देंगे, 30 मीटर आपने 50 मीटर से ज्यादा लंबी रेखा बना दी, तो आपका आंसर चेंज हो जाएगा, है ना। टर्न का भी बहुत बड़ा इंपैक्ट है, और जब हम ड्रॉ करेंगे तो जितनी लाइन के हिसाब से हम मतलब डिस्टेंस को कंपेयर करेंगे, उसका भी बहुत इंपॉर्टेंस है इस चैप्टर में। तो उस पर हम कमांड बनाइए धीरे धीरे आप लोग। चलिए अगले क्वेश्चन में क्या दिया है? A child is looking for his father. He went 90 meters in the east before turning to his right. Before turning to his right मतलब अगला जो टर्न वो लेगा वो राइट की ओर लेगा। देखिए उसने लैंग्वेज में या जो वर्ड्स है ना उसमें थोड़ा सा क्या बोलते हैं चेंज किया है यहाँ पर। बिफोर टर्निंग टू हिज राइट, बिफोर टर्निंग टू हिज राइट कई बार आपको ऐसा देखने को मिलेगा। अब इस क्वेश्चन में आपको यही मिलेगा, बिफोर टर्निंग टू हिज राइट, बिफोर टर्निंग टू हिज लेफ्ट। उसका क्या मतलब है साथियों? उसका ये मतलब है कि जो अगला टर्न वो लेने वाला है, अगले टर्न के पहले की बात कर रहा है। 20 मीटर वो चला बिफोर टर्निंग टू हिज राइट, मतलब 20 मीटर चलने के बाद वो राइट मुड़ेगा। इसका सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन यही है। He went 20 meters before turning to his right again to look for his father at his uncle's place 30 meters from this point. Okay, his father was not there. From there he went 100 meters to north before meeting his father in the street. How far did the son meet his father from the starting point? वो स्टार्टिंग पॉइंट से कितना डिस्टेंस कवर किया? ये उसका इनिशियल पॉइंट था। उसने क्या बोला यहाँ से कि वह ईस्ट की तरफ चलता है, ईस्ट की तरफ चला वह 90 मीटर। ठीक है, फिर 20 मीटर बिफोर टर्निंग टू हिज राइट, मतलब राइट मुड़ा और कितना चला हुआ है? 20 मीटर। अब यहाँ से वह वापस राइट मुड़ा और कितना चला? 30 मीटर। ठीक है, यहाँ पे उसके अंकल का घर था, उसके चाचा का घर था, जहां पर उसके फादर उसको नहीं मिले, उसके पिता नहीं थे। फिर वह उत्तर की ओर 100 मीटर चला, उत्तर की ओर वह 100 मीटर उत्तर की ओर यहां से 100 मीटर चला। ठीक है, हाउ फार डिड द सन मीट हिज फादर फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट? स्टार्टिंग पॉइंट से उसका जो था वो कितने मीटर चला? तो ये पूरा मेरा 90 मीटर था स्टार्टिंग में जब वो चला। 30 मीटर का टुकड़ा यहाँ पर कवर हो गया है, विच मीन्स ये कितना बचा मेरे पास? 60 मीटर का। ठीक है, और 20 मीटर यहां से कवर हो गया, विच मीन्स ये कितना बचा मेरे पास? 80 मीटर का। और ये वाला मुझसे डिस्टेंस पूछा गया है। तो 8 और 6 हमने देखा ना, 8 और 6 में मतलब 64 और 36, विच मीन्स 10 और 0, तो 100 मीटर्स। जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बनेगा वो बनेगा 100 मीटर्स का। तो कुछ शब्दों पे हमको गौर करने की जरूरत है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस या कुल दूरी, सबसे छोटी दूरी बताइए, सबसे छोटी दूरी उन दोनों बिंदुओं के बीच में क्या रहेगी। इस तरीके के वर्ड्स एग्जामिनर क्वेश्चन में यूज करता है आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए, बट विथ प्रैक्टिस हम उस चीज से बाहर आ जाएंगे।
अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया साथियों, इफ नॉर्थ इज कॉल्ड साउथ ईस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट इज कॉल्ड ईस्ट एंड साउथ वेस्ट इज कॉल्ड नॉर्थ, देन हाउ ईस्ट विल बी कॉल्ड। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला है उसने, जो ओरिजिनल हमारी दिशाएं हैं या ओरिजिनल दिशाओं के हमारे नाम हम यूज करते हैं उनको बदल दिया गया है। तो उस हिसाब से जो हमसे दिशा पूछी गई है, जैसे ईस्ट पूछा गया है, कि उसको हम क्या बोलेंगे। तो हम इसको अंडरस्टैंडिंग के लिए ड्रॉ करते हैं और फिर देखते हैं क्या। तो क्या बोल रहे हैं कि नॉर्थ को बोला गया है साउथ ईस्ट। ठीक है भाई, ओरिजिनली ये मेरा नॉर्थ रहता है तो हम इसको बोलेंगे साउथ ईस्ट, और नॉर्थ वेस्ट को बोलेंगे क्या, ईस्ट। ठीक है, साउथ वेस्ट इज कॉल्ड नॉर्थ, तो ये साउथ ही है वेस्ट, तो ये साउथ वेस्ट को हमने क्या बोला है, नॉर्थ। अब पूछा गया है क्वेश्चन में कि ईस्ट को क्या बोलेंगे, मतलब जो पूर्व दिशा है उसको हम क्या बोलेंगे, जब हमने इसकी जो नाम है उसको चेंज कर दिया है। कि अगर ये ईस्ट है तो ऑपोजिट क्या बनेगा, वेस्ट, और अगर ये नॉर्थ है तो ऑपोजिट क्या बनेगा मेरा, साउथ। और ओरिजिनली ईस्ट कहां पर आता है, इस जगह पर आता है ना ओरिजिनली हमारा ईस्ट, इस डायरेक्शन में। तो साउथ और वेस्ट के बीच में क्या रहता है मेरा, साउथ वेस्ट। सिंपल, साउथ और वेस्ट के बीच में मेरा क्या रहता है, साउथ वेस्ट। तो हमारा जो आंसर बनेगा साथियों वो बनेगा साउथ वेस्ट। एक और बार मैं इसको रिपीट करता हूं, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जो ओरिजिनल मेरा नॉर्थ है, नॉर्थ को अगर मैं साउथ ईस्ट बोल दूं और नॉर्थ वेस्ट को अगर मैं ईस्ट बोल दूं, तो उस हिसाब से मेरा जो ओरिजिनल ईस्ट डायरेक्शन है, जो पूर्व दिशा है, उसका क्या नाम पड़ेगा, वही हमें इस क्वेश्चन में बताना है। तो क्वेश्चन के हिसाब से मुझे ईस्ट मिल गया और नॉर्थ मिल गया, तो हम ऑपोजिट की बात करेंगे, नॉर्थ के जस्ट ऑपोजिट में आ जाएगा साउथ और ईस्ट के जस्ट ऑपोजिट में आ जाएगा वेस्ट, और इन दोनों के बीच में मेरा कौन सा डायरेक्शन आता है साथियों, साउथ वेस्ट। तो साउथ वेस्ट हमारा आंसर बनेगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलो, काफी बड़ा सा क्वेश्चन दिख रहा है, थोड़ा सा पजल के फॉर्म में भी लग रहा है। क्वेश्चन रीड करते हैं। All the roads of a city are either perpendicular or parallel to each other. The roads are all straight. Roads A, B, C, D and E are parallel to one another. Roads G, H, I, J, K, L, M are parallel to one another. Okay. शहर में कुछ रोड हैं, करीब 12 रोड हैं ये, ठीक है। 12 रोड के बारे में जानकारी दी है, ठीक है। तो क्या बोला है कि शहर के सभी रोड या तो लंबवत हैं या समांतर हैं, या तो परपेंडिकुलर हैं या तो पैरेलल हैं एक दूसरे से। एक कंडीशन ये हो गई। दूसरा जो बोल रहा है रोड ए, बी, सी, डी और ई है वह एक दूसरे के समांतर है, मतलब पैरेलल है, और जी, एच, आई, जे, के, एल और एम एक दूसरे के समांतर है। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या दिया है, कुछ डेटा दिया है हमें। रोड ए इज 1 किलोमीटर ईस्ट ऑफ रोड बी। ए जो है, रोड ए इज 1 किलोमीटर ईस्ट ऑफ रोड बी। दोनों के बीच का डिस्टेंस हो गया 1 किलोमीटर। ठीक है, रोड ए बी से 1 किलोमीटर पूर्व की ओर है। रोड बी इज हाफ किलोमीटर वेस्ट ऑफ रोड सी। रोड बी सी से आधे किलोमीटर वेस्ट की तरफ है। ठीक है, ये सी हो गया। इन दोनों के बीच में भाई बी और ए के बीच की दूरी थी 1 किलोमीटर और सी और बी के बीच की दूरी थी आधा किलोमीटर, मतलब सी उन दोनों के एग्जैक्टली बीच में आ गया है। रोड बी इज हाफ किलोमीटर वेस्ट ऑफ रोड सी। रोड डी इज 1 किलोमीटर वेस्ट ऑफ रोड ई। ठीक है, रोड डी इज 1 किलोमीटर वेस्ट ऑफ रोड ई, ये दे दिया है। फिर बोला गया है रोड जी इज हाफ किलोमीटर साउथ ऑफ रोड एच। रोड जी जो है वो आधा किलोमीटर साउथ में है, किसके, रोड एच के। हो गया मेरा आधा किलोमीटर। रोड जी इज हाफ किलोमीटर साउथ ऑफ रोड एच। ठीक है, रोड आई इज 1 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ एल। ठीक है, रोड आई इज 1 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ एल, मतलब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 1 किलोमीटर है। अब ये देखिए जानकारी सब अलग अलग दी हुई है ना, मैं भी सब अलग अलग लिख रहा हूँ, वो आगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डेटा मर्ज होता जाएगा हमारा। रोड आई इज 1 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ रोड एल। रोड आई जो है वो एल से 1 किलोमीटर उत्तर की ओर है। ठीक है, के इज हाफ किलोमीटर नॉर्थ ऑफ एल। के जो है वो हाफ किलोमीटर है एल से। आई, के और एल, आई और एल के बीच का डिस्टेंस दिया था मुझे 1 किलोमीटर और के और एल के बीच का दिया आधा किलोमीटर, मतलब इन दोनों के बीच भी आधा आधा किलोमीटर का गैप हो जाएगा। ठीक है, आगे बोला गया है रोड के इज 1 किलोमीटर साउथ ऑफ रोड एम। रोड के जो है वो साउथ में, किससे, एम से। तो के से आई आधा किलोमीटर, मतलब आई से एम भी आधा किलोमीटर होगा। तो आधा किलोमीटर का डिस्टेंस मेरे पास आ चुका है और आधा किलोमीटर का डिस्टेंस और बाकी था। तो ये जो मुझे 6-7 पॉइंट दिए गए थे उनके अकॉर्डिंग मैंने इस डेटा को यहाँ पे नोट डाउन कर लिया है। अब
क्वेश्चन रीड करेंगे और इस डेटा की मदद से क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये एक्चुअली में पजल के फॉर्म में दिया हुआ ये क्वेश्चन। अब क्वेश्चन रीड करते हैं। क्वेश्चन में बोल रहा है विच इज एसेंशियली ट्रू, इनमें से कौन सा पूर्णतया सत्य है। ठीक है, ई एंड बी इंटरसेक्ट ईच अदर, ई और बी एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ई और बी के दोनों के साथ होने का भी हमारे पास कोई डेटा नहीं दिया गया है। सेकेंड पॉइंट पढ़ेंगे, डी इज 2 किलोमीटर वेस्ट ऑफ बी, डी जो है वो बी से 2 किलोमीटर वेस्ट में है। बी, सी और ए के बारे में जानकारी दी थी और डी और ई के बारे में जानकारी अलग से दी गई थी। उन दोनों की जानकारी साथ में नहीं दी गई थी, या कोई ऐसा संबंध नहीं दिया गया था जिससे ये जो डिस्टेंस वाली बात है वो हम प्रूव कर सकें। और इसमें क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में कि कौन सा वाक्य पूर्णतया सत्य है। ठीक है, तो अभी सेकंड पॉइंट भी हमारा सत्य नहीं है। डी इज एट लीस्ट 2 किलोमीटर वेस्ट ऑफ ए, बोल रहा है कि डी जो ए से कम 2 किलोमीटर पश्चिम में, तो ये भी अभी हम 100% श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते। अगला पॉइंट देखेंगे, एम इज इन 1.5 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ एल, एम जो है वो एल से 1.5 किलोमीटर उत्तर की ओर है। ये पॉइंट आप कह सकते हैं, क्योंकि देखिए के एल एम और आई के बारे में जो जानकारी दी गई थी उसके आधार पर एम इज इन 1.5 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ एल, ये एल है। देखो एल और के के बीच में आधा किलोमीटर का डिस्टेंस, के और आई के बीच में आधा किलोमीटर, और आई और एम के बीच में आधा किलोमीटर, तो आधा 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 बन गया ना 1.5 किलोमीटर। तो एल और एम के बीच में 1.5 किलोमीटर का डिस्टेंस है। अब बात करते हैं दिशा की, एम इज इन 1.5 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ एल, मतलब एम जो है वो एल से 1.5 किलोमीटर उत्तर की ओर है। ये वाला पॉइंट बिल्कुल सही है, डेफिनेटली ट्रू है ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इफ E इज बिटवीन B एंड C देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स। ठीक है भाई, B और C कहाँ दिया है, ये रहा B और C के बीच में है ना, इसको ले लेते हैं, ये रहा B फिर C फिर A। ठीक है, और क्या डेटा दिया हुआ मेरे पास, A और B के बीच में 1 किलोमीटर है और वो आधा किलोमीटर है। ठीक है, मतलब ये वाला डिस्टेंस मेरा कितना हो गया, आधा किलोमीटर, और ये वाला डिस्टेंस मेरा कितना हो गया, आधा किलोमीटर। ठीक है, मैंने एक डेटा ले लिया अपने लास्ट जो मैंने बुलेट्स लिखे थे उसकी वजह से। अब देखते हैं क्या बोल रहा है, इफ E इज बिटवीन B एंड C, E जो है वो B और C के बीच में, अब बीच में मतलब बिल्कुल बीच में, हाफ किलोमीटर का भी हाफ मतलब 0.25 आ जाएगा। E B और C के बीच में है अगर, तो इनमें से गलत कौन सा है। अभी पिछले क्वेश्चन में पूछा था सही कौन सा है, अब पूछा है गलत कौन सा है। चलिए अब इस डेटा से इन सारे पॉइंट्स को हम क्रॉस चेक करेंगे तो हमारा आंसर आएगा। क्या बोल रहा है, D इज 2 किलोमीटर वेस्ट ऑफ A, D जो है वो वेस्ट ऑफ A है 2 किलोमीटर। देखिए D के बारे में बोला था कि E और D के बीच में 1 किलोमीटर है, तो ये रहा E और यहाँ पे आ जाएगा D। ये कितना डिस्टेंस हो गया था मेरा 0.25 यानी 1/4, मतलब ये हो जाएगा 0.75। 25 और 0.75 और 0.25 मिलाएंगे तो 1 किलोमीटर बन जाएगा मेरा। लास्ट क्वेश्चन का जो डेटा था कि D और E के बीच में 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है और D जो है वो E से 1 किलोमीटर पश्चिम की ओर है। चलिए अब इस क्वेश्चन में देखते हैं कि D इज 2 किलोमीटर वेस्ट ऑफ A, A से 2 किलोमीटर वेस्ट में है D, तो है क्या A से 2 किलोमीटर वेस्ट में, नहीं है। देखिए ये रहा D फिर B E C और A। अब इनका डिस्टेंस लिखते हैं, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है 0.75, इन दोनों के बीच का 0.25, इन दोनों के बीच 0.25 और ये भी 0.25 आएगा और ये 0.50 आएगा। देखिए आधा किलोमीटर ये और 0.25 आधा किलोमीटर ये, मतलब 1 किलोमीटर और 0.75, मतलब D और A के बीच का टोटल डिस्टेंस कितना है 1.75 किलोमीटर, 1.75 किलोमीटर। और क्या बोल रहा है कि D इज 2 किलोमीटर वेस्ट ऑफ A, मतलब ये वाली कंडीशन गलत है, ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही हमारे डायग्राम के अकॉर्डिंग। और क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि सर गलत बताना है ना, कि कौन सा कथन गलत है, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो पहला स्टेटमेंट हमारा फॉल्स है। देखिए जब हमने क्वेश्चन रीड करके जो पॉइंट्स निकाले थे उनके अकॉर्डिंग A B C में कुछ रिलेशन बन रहा था, D और A में बन रहा था, D और E में बन रहा था। ठीक है, लेकिन जो अगले क्वेश्चन में कंडीशन आपको दी गई थी उसके अकॉर्डिंग
ए बी सी डी सारे पॉइंट एक साथ आ गए। अब हो सकता है अगले क्वेश्चन में कुछ और कंडीशन दे दे तो बाकी पॉइंट्स भी साथ में आ जाए। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि अभी मैं डेटा सिर्फ क्वेश्चन रीड करके अलग लिख रहा हूँ। क्वेश्चन जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वैसे वैसे हम उस डेटा को कंपाइल करते जाएंगे, उस डेटा को एक साथ लेकर आएंगे ताकि क्वेश्चन में जो डिमांड हमसे कर रहे हैं हम उसके अकॉर्डिंग उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके 2 क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं, 2 क्वेश्चन और हैं, देखते हैं क्या बोल रहे हैं आगे। इफ रोड ई इज इन बिटवीन बी एंड सी देन डिस्टेंस बिटवीन ए एंड डी इज। अब ई जो है वो बी और सी के बीच में है। ठीक है भाई, बी और सी के बीच में ई है। ठीक है, इफ रोड ई इज इन बिटवीन बी एंड सी देन डिस्टेंस बिटवीन ए एंड डी। ए एंड डी के बीच का डिस्टेंस अभी हमने निकाला ना, ये रहा हमारा पॉइंट ए और ये रहा हमारा पॉइंट डी। कितना डिस्टेंस आ रहा है? 1.75 किलोमीटर। लास्ट क्वेश्चन में सॉल्व किया हमने ये वाली कंडीशन को, तो उसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो बी और सी के बीच में ई है एग्जैक्टली बीच में, तो उस कंडीशन के हिसाब से ए और डी के बीच का डिस्टेंस कितना होगा? तो जो हमारे इन सारे पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस है हमने उन सबका जोड़ कर दिया, उन सबको ऐड कर दिया, तो हमारा आंसर बनेगा 1.75 किलोमीटर्स। If K is parallel to I and K is half kilometer south of J and north of H, then which of two roads would be half kilometer apart? Okay. चलो K वाली कंडीशन हम यहाँ पे फिर से ड्रॉ कर लेते हैं। If K is parallel to I, ठीक है, and K is half kilometer south of J, ये रहा मेरा पॉइंट J, ये रहा K, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हाफ किलोमीटर। ठीक है, अब J और K से संबंधित जानकारी और मेरे क्वेश्चन में क्या दी हुई है मुझे वो भी लेके चलनी पड़ेगी। इफ K इज हाफ किलोमीटर, रोड K इज हाफ किलोमीटर नॉर्थ ऑफ L, तो ये हाफ किलोमीटर नॉर्थ में हो गया L के। और क्या बोल रहा है? रोड K इज 1 किलोमीटर साउथ ऑफ M, आधा किलोमीटर, ये मतलब M यहाँ पे आ जाएगा, हाफ किलोमीटर। ठीक है, अब इफ K इज पैरेलल टू I, ओके, एंड K इज हाफ किलोमीटर साउथ ऑफ J, तो J से आधा किलोमीटर साउथ में K आ गया है, एंड नॉर्थ ऑफ H, ओके, नॉर्थ ऑफ H, यहाँ पे H ले लीजिए। देखिए इस लाइन के 2 मतलब है साथियों, उस लाइन का मतलब बहुत समझना बहुत जरूरी है। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है? K इज हाफ किलोमीटर साउथ ऑफ J एंड नॉर्थ ऑफ H, मतलब K के साथ उसने 2 लोगों की जानकारी या 2 पॉइंट्स की जानकारी या 2 रोड्स की जानकारी मुझे और दे दी कि K जो है K इज हाफ किलोमीटर साउथ ऑफ J, J से आधा किलोमीटर साउथ में है और H से आधा किलोमीटर नॉर्थ में है, 2 जानकारियां हैं। ठीक है, तो बोला है कि देन विच 2 रोड्स वुड बी हाफ किलोमीटर अपार्ट, तो कौन सी 2 सड़कें हैं जो हाफ किलोमीटर की दूरी, मतलब आधा किलोमीटर, वो पॉइंट आएगा 0.50 किलोमीटर की दूरी पर है। तो कौन सी 2 सड़कें जो आधा किलोमीटर की दूरी पे? देखिए सारी सड़कें आधा किलोमीटर की दूरी पे है। ठीक है, अगर हम M और J की बात करें तो उनके बीच का डिस्टेंस भी आधा किलोमीटर है, J और K की बात करें तो भी डिस्टेंस आधा किलोमीटर है, और K और H की बात करें तो भी उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो आधा किलोमीटर है। तो ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन में क्या क्या दिया गया है? I और K नहीं दिया, ठीक है। J एंड K दिया है ना हमारे पास, तो J एंड K हमारा आंसर बन जाएगा। कंडीशन उसने चेंज कर दी थी, यहाँ पर H को लेना पड़ा मुझे, ठीक है, जबकि H के बारे में अभी तक कोई जानकारी मेरे पास नहीं आई थी। क्वेश्चन में जो इनिशियल इन्फॉर्मेशन था उसको जब मैंने सिंप्लीफाई किया तो मेरे पास H के संबंध में कोई जानकारी नहीं, लेकिन चूंकि क्वेश्चन की कंडीशन थी कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मुझे अपने डेटा को मैनिपुलेट करना पड़ा, चेंज करना पड़ा, तो हमें हर बार हो सकता है ऐसा अलग अलग पॉइंट वो क्वेश्चन में दे दे जिसकी वजह से हमें उसको डेटा को चेंज करना पड़ सकता है। तो दैट इज डूएबल, वो हम करेंगे और उसकी वजह से हमारा जो डिजायर्ड आंसर होगा वो आएगा। फिर मैं एक नदी के किनारे पीट करके खड़ा हूं, अगले क्वेश्चन में है, पानी में स्वतंत्र बहता हुआ पदार्थ मेरी बाईं से दाईं ओर जा रहा है, नदी पश्चिम से पूर्व की ओर बह रही है, तो मेरा मुख किस दिशा में है? बढ़िया क्वेश्चन है ये भी, सिर्फ इमेजिन करना है, सिर्फ हम इमेजिन करते चलेंगे और आंसर हमारा आ जाएगा। अब देखिए उसने नदी को ले लिया है बेस के फॉर्म में, है ना, पर क्या बोल रहा है वो नदी के किस्से में भी कि रिवर इज फ्लोइंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, नदी जो है वो पश्चिम से पूर्व की तरफ बह रही है। ठीक है, ये डायरेक्शन है, ये मेरे पास डायरेक्शन है कि रिवर इज फ्लोइंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। अब क्या बोल रहा है? आई एम स्टैंडिंग ऑन अ रिवर शोर
विथ माई बैक टुवर्ड्स द रिवर, मतलब मैं नदी की ओर पीट करके खड़ा हूँ। और एन ऑब्जेक्ट इन द वाटर फ्लोज ऑन इट्स ओन, मतलब वो नदी के बहाव के साथ ही कोई बह रहा है। मान लीजिए कोई पत्ता उसमें नदी में बह रहा है, वो नदी के बहाव के साथ ही बहेगा, जैसा नदी का बहाव जाएगा जिस दिशा में। तो नदी के बारे में क्या बोल रहा है कि नदी वेस्ट से ईस्ट की ओर बह रही है, स्वतंत्र रूप से बह रही है, पानी बह रहा है। और एक ऑब्जेक्ट था, मैं पीट करके खड़ा हूँ, एक ऑब्जेक्ट था जो मेरे लेफ्ट से मेरे राइट की ओर निकल गया, तो मैं नॉर्थ की तरफ फेस करके खड़ा हूँ, क्योंकि जब मैं नॉर्थ की तरफ फेस करूंगा तो ये मेरा राइट हैंड बनेगा और ये मेरा लेफ्ट हैंड बनेगा। ठीक है, नदी के बारे में बोला गया है कि वो पश्चिम से पूरब की तरफ बह रही है, और एक ऑब्जेक्ट था जो पश्चिम से चला और पूरब की तरफ मेरे निकल गया, लेफ्ट से चला और राइट की ओर आ गया। तो मेरा डायरेक्शन कहाँ होगा, मेरा डायरेक्शन जो होगा वो नॉर्थ की तरफ होगा साथियों, मतलब मेरा जो फेस है मैं नॉर्थ की तरफ फेस करके खड़ा हूँ। तो इस तरीके के क्वेश्चन है, इमेजिनेशन बेस्ड है। आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाएंगे आपका इमेजिनेशन और आपका सॉल्विंग पावर, एक्यूरेसी जिसको हम बोलते हैं, एक्यूरेसी और अच्छी होती जाएगी। और प्रैक्टिस के साथ स्पीड बढ़ेगी। स्पीड डे 1 पे नहीं बढ़ती है, पर एक दिन जरूर बढ़ेगी। तो कंटिन्यू आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए इस क्वेश्चन की। देखिए क्वेश्चन तो कितने भी बनाए जा सकते हैं किसी टॉपिक पर, बट कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, कुछ चीजें होती है जिनसे हम एक बेस को मजबूत कर सकते हैं। और अगर हमारा बेस मजबूत हो गया, फाउंडेशन हमने मजबूत बना ली रीजनिंग में किसी भी टॉपिक की, तो उस टॉपिक के आधार पर कितना भी टफ क्वेश्चन क्यों ना आ जाए, हम उसे सॉल्व करने का कॉन्फिडेंस रखते हैं, हम उसे सॉल्व करने की हिम्मत रखते हैं। तो जैसा कि हमने कुछ क्वेश्चन यहाँ पे देखे प्रैक्टिस सेशन में, इससे संबंधित और प्रैक्टिस सेशंस लेकर आपके लिए आएंगे, और उसमें हम और क्वेश्चंस कवर करेंगे। शेडो बेस्ड भी लेंगे, डायरेक्शन के भी लेंगे, डिस्टेंस के भी लेंगे, पर्टिकुलर चीज़ों के भी लेंगे, पर उसमें हम नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा रखेंगे। तो वो जो सेशन हम रखेंगे पूरा क्वेश्चन सॉल्विंग के ऊपर रखेगा, ताकि जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है और जो आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं उसके लिए आपको कोई और मटेरियल अलग से सर्च ना करना पड़े, उसी के जरिए आपकी सफिशिएंट प्रैक्टिस हम करवाएंगे। तो हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।